हिंदुत्व जितनी तेजी से बढ़ा है, सनातन धर्म जिस तेजी से बढ़ा है, वो शायद उतना पहले नहीं था। ये जो लाइन आपने कही ना जी सर। कि सनातन जिस तेजी से बढ़ा है, हिंदुत्व जिस तेजी से बढ़ा है, मैं इसको दूसरे नजरिए से देखता कि जो आतंकवाद है, आतंकवाद को तो ख़ैर हम कैसे ही उसको उस घटना को हम कैसे ही विवरण दें, हम खुद स्तब्ध हैं उस घटना पर। हूँ। कौन लोग हैं, कौन नेतृत्व था, इसकी नीतियों के कारण आज कश्मीर माँ भारती की मुकुटमणि इतनी खून से सनी भी दिखाई दी। आतंकवादियों के पनाहगार कौन बने हुए थे? तमाम हुर्रियत के नेता, बड़ी बड़ी सिक्योरिटी में, बड़ी बड़ी सुविधाओं में लेकर किसके शासन में ये सब कुछ हुआ? कश्मीर लहूलुहान किसके समय में हुआ? नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ आपके साथ सीमा रावत और आप देख रहे हैं आईटीजी टॉक्स। लगातार हर क्षेत्र की बात करते हैं, हर मुद्दे की बात करते हैं और उन विषयों पर भी बात करते हैं जिन पर बात अक्सर हर कोई नहीं करता। उत्तराखंड में आए दिन राजनीति में कई बदलाव आ रहे हैं। ऐसे बदलाव जिनसे आम जन के कई सारे सवाल उनके दिमागों में उभरते हैं, लेकिन वो सवाल ना तो आगे तक पहुंच पाते हैं, ना ही उन सवालों पर कभी खुलकर बात हो पाती है। आज उन्हीं सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, भाजपा के राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला। तो सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका आज के इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूरे आईटीजी पॉडकास्ट परिवार को मेरी ओर से, पार्टी की ओर से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद सर। सर, पार्टी की बात आई है और ज्यादा समय न लेते हुए मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ। मुद्दा ये है कि जब एक पार्टी की बात आती है, एक संगठन की बात आती है, तो ज्यादातर उत्तराखंड में जो बोलबाला अभी के समय है वो भाजपा का है। तो भाजपा के संगठन की छवि जिस तरह से आजकल चल रही है कि यहाँ पर नेता बयानबाजी करते हैं, वो बयान जिसकी वजह से उन्हें फिर कुर्सी छोड़नी पड़ती है, तो इन सब चीजों को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आपने दो बातें कही, एक उत्तराखंड, भारतीय जनता पार्टी, और तीसरा शब्द था आपका बोलबाला। जी। मैं ये मानता हूँ कि जो उत्तराखंड की वास्तविक और उत्तराखंड की प्रकृति और स्वभाव से, उसके नैसर्गिक गुणों से अगर कोई मेल जोल वाली पार्टी बनती है तो भारतीय जनता पार्टी बनती है, क्योंकि उत्तराखंड एक राष्ट्रीय विचार की भूमि है, राष्ट्रवादी क्षेत्र है। इस कारण से हम राष्ट्रीय विचारों से ओतप्रोत हम दल हैं। इसलिए मैं उत्तराखंड के लिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत नैसर्गिक पार्टी मानता हूँ। दूसरा विषय, जहां तक बयानों का विषय है, उत्तराखंड में लगभग 16 लाख भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। 14,000 भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं। इतना बड़ा परिवार है। इतने बड़े परिवार में हर व्यक्ति का विचार तो एक है, लेकिन कभी कभी जो नजरिया होता है वो अलग अलग प्रकार से दिखाई देता है, लेकिन उद्देश्य जो है वो राष्ट्रीय विचारों के इर्द गिर्द ही रहता अ, सर, राष्ट्रीय विचारों की बात आई है, आपने दो चीजें कही हैं कि पार्टी जो है प्रकृति से ओतप्रोत है, इन सब चीजों से जुड़ी हुई है। तो पहला सवाल मेरा यही है कि प्रकृति की जब बात आती है, तो एक सवाल जो जनता का है और लगातार इस चीज के लिए वो विरोध भी करते आए हैं कि लगातार जो हर जगह पेड़ों का कटान हो रहा है, हो वो विकास के लिए रहा है। बातें होती है, जो अभी ऋषिकेश के साथ मोड को जब चौड़ीकरण करने की बात आई, तो वहां पर कई पेड़ों के काटने की बात भी आई। जनता ने काफी विरोध किया, एक अलग ही चिपको आंदोलन वहां पर देखने के लिए मिला। तो कहीं ना कहीं जनता के मन में ये सवाल और ये बातें जरूर है कि जब ऑलरेडी इतनी अच्छी रोड बनी हुई है, तो क्यों उसको बार बार सरकार विकास के नाम पे विनाश करने का काम कर रही है? है। देखिए, इसमें मेरा अपना ये मानना है, और कि जहाँ पर हम प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण की बात करते हैं, तो मैं नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा शुरू किए गए आह्वान एक पेड़ माँ के नाम का भी जिक्र करता हूँ। जी। एक पेड़ माँ के नाम, यह हमारी किस भावना को का प्रकटीकरण है? यह हमारे पर्यावरण संरक्षण की भावना का प्रकटीकरण है। एक पेड़ माँ के नाम।
जब हम विकास की बात करते हैं और जब हम इस बात के कमिटमेंट के साथ अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं कि हम 2047 तक अपने भारत को विकसित भारत की श्रेणी में लाकर खड़ा करेंगे, तो उसके लिए विकास की जो आवश्यक संभावनाएं हैं, विकास के लिए आवश्यक जो पहलू हैं, विकास के जो आवश्यक मानक हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय हो, इन सारे विषयों को पूरा करना पड़ता है। और ये हम यह नहीं भूलना चाहिए कि उत्तराखंड तीर्थ यात्रा का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। यहाँ जितने फुटफॉल पड़ेंगे उतनी ही उत्तराखंड की आर्थिकी मजबूत होगी। तो इसके लिए हमको बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एक बहुत लंबी सोच के हिसाब से। अब कभी आप देखते थे कि कितने लाख यात्री आते थे, आज कितने लाख आ रहा है। संभावनाओं को बढ़ाना पड़ेगा, उन पे काम करना पड़ेगा। आज 2 लेन है, कल आपको 4 लेन चाहिए, फिर आपको 6 लेन चाहिए। किसके लिए? जनता के लिए। इसी प्रकार की ये है। सर, उत्तराखंड 4 धाम यहाँ पर हैं, सबसे ज़्यादा तीर्थाटन यहाँ पर है और टूरिज़्म से ही मैं कह सकती हूँ कि यहाँ का जो विकास है और दुगनी रफ्तार से बढ़ सकता है। जब टूरिज़्म की बात आई है, टूरिज़्म के लिए विकास की बात आई है, एक सवाल ये भी बनता है कि जहाँ हम तीर्थाटन की बात कर रहे हैं, रोज़गार बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो इतनी ज़्यादा बढ़ा दी, ग्रीन कार्ड का इतना ज़्यादा बढ़ा दिया, लोकल से ज़्यादा बाहर की गाड़ियाँ यहाँ पर आ रही हैं, तो लोकल्स के लिए जो रोज़गार थे वो तो कहीं न कहीं ख़त्म हो रहे हैं, तो किस तरीके से रोज़गार हम बढ़ा रहे हैं? देखो, आप एक ही दृष्टि से चीज़ों को देखने की कोशिश कर रही हैं और मैं बहुत सारी दृष्टियों से विषय को देखने की कोशिश करता हूँ और सरकार भी उसी नज़रिए पे आगे बढ़ने का काम करती है। जब लाखों लाख यात्री अपनी एक आस्था के भाव के साथ, एक विश्वास के साथ उत्तराखंड आएगा, बद्रीनाथ जी में जाएगा, केदारनाथ जी के दर्शन करेगा, गंगोत्री यमुनोत्री जाएगा, हेमकुंड साहिब जाएगा, भगवान जागेश्वर के दर पर जाएगा, नीम करौली जाएगा, तो उस रास्ते पर पढ़ने वाले मेरे ठेले वाले हैं, मेरे ढाबे वाले हैं, मेरे होटल वाले हैं, मेरा वो ककड़ी बेचने वाला जो लड़का है गांव का, वो नींबू का शरबत बेचने वाला जो लड़का है गांव का, दूध दही बेचने वाले जो बच्चे हैं गांव के, वो एक यात्रा के द्वारा अपनी आर्थिकी को सशक्त बनाने का काम करते हैं और वो यात्रा के कारण होता है, यात्रा के कारण होता है। और ऐसा नहीं है, उत्तराखंड की गाड़ियों को भी, उत्तराखंड के परिवहन को भी आप अपने आंकड़े को दुरुस्त कर लीजिए, लाखों यात्री आ रहा है उत्तराखंड के। पिछली बार की ही परिवहन निगम के राजस्व के आंकड़े को उठा के देख लीजिए, प्राइवेट सेक्टर के आंकड़ों को उठाकर देख लीजिए, बहुत बेहतर रिजल्ट है। सर, यात्रा की बात हो रही है, यात्रा में लगातार अगर एक सवाल ये भी उठता है और कुछ समय पूर्व में केदारनाथ में जिनकी दुकानें हैं, जो लोग हैं, उनसे लगातार संपर्क में रहती हूँ, तो उन लोगों का ये भी कहना होता है कि अगर इतनी ज़्यादा सुविधा दे दी जाएगी, डबल लेन से 4 लेन कर दिया जाएगा, इतना ज़्यादा सरपट गाड़ियाँ दौड़ेंगी, तो कौन उन लोकल दुकानों में रुकेगा, लोकल होटल्स में रुकेगा? और ऑनलाइन का इतना ज़्यादा सुविधा कर दी है, वो अच्छी बात है कि हमने सुविधा की है, लेकिन सब हर होटल्स जो हैं वो ऑनलाइन नहीं है। अगर ऑनलाइन सिर्फ वही हैं जो अच्छे खासे 4 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार ऐसे वाले होटल्स हैं, वो ऑलरेडी ऑनलाइन बुकिंग्स ले ले रहे हैं, तो जो नॉर्मल होटल्स हैं, लोकल शॉप्स हैं, उनको कैसे रोज़गार मिलेगा? देखो, ये धारणा तो गलत है कि किसी बड़े के कारण कोई छोटा मारा जाता है और किसी छोटे के कारण बड़े का नुकसान होता है। जी। 1.25 करोड़ का यह उत्तराखंड, 140-50 करोड़ का यह देश, इतनी डाइवर्सिटी से भरा हुआ यह देश, हर किसी के लिए रोजगार के अपने अपने साधन मुहैया होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये केवल ऑनलाइन के होटल ही चलेंगे, बड़े वाले होटल ही चलेंगे। कोई यहाँ का गढ़वाली व्यंजन खाना चाहेगा, ढाबे पे भी रुकेगा। मेरी आदत तो नहीं है किसी बड़े होटल की चाय कॉफी पीने की, मेरी आदत तो ढाबे की चाय पीने की, जो उसका आनंद आता है। आप भी उसका आनंद लेना।
ढाबे का गरम गरम खाना, छोटी सी दुकान, वो अंगीठी में बना रहा है, उपलों में बना रहा है, उसका आनंद, वो एक अलग तरह का भाव है। और ऐसे बहुत सारे पर्यटक आते हैं, ऐसे बहुत सारे यात्री आते हैं, और ऐसे भी बहुत सारे यात्री आते हैं जो अपना पूरा गैस का सिलेंडर लेके भी आते हैं, साथ लेके चलते हैं। जिनको बाहर का खाना ही पसंद नहीं है। जी। तो लाखों लाख यात्री में अलग अलग स्वभाव के, अलग अलग प्रकृति के, अलग अलग खान पान के, अलग अलग रहन सहन के इतने लोग आते हैं। और मुझे लगता है कि उत्तराखंड में रहने वाला प्रत्येक, चाहे दुकानदार हो, छोटा हो, बड़ा हो, मध्यम हो, जी। उन सब की इस यात्रा के माध्यम से उनकी आर्थिकी सशक्त होती है। अ, सर आर्थिक ही सशक्त होती है, काफ़ी सारी परियोजनाएँ यहाँ पर शुरू हुई हैं। कर्णप्रयाग रेल परियोजनाएँ और भी बड़ी-बड़ी परियोजनाएँ जो आने वाले समय में विकास की एक नई लकीर उत्तराखंड में खींचेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। इसी बात के साथ एक बात बहुत बड़ी ये भी उठती है कि जितने भी ये काम शुरू होते हैं या जितने भी बड़े टेंडर होते हैं, वो बाहर के लोगों को मिलते हैं। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? एक ये तो विरोधाभासी बात होगी। एक तरफ आप कह रहे हैं बड़े काम, तो बड़े काम के लिए बड़ा ठेकेदार, तो क्या वो बड़े स्किल्ड ठेके ठेकेदार उत्तराखंड में नहीं है? स्किल्ड ठेकेदार, सुरंग बनानी है, सुरंग बनानी है, तो सुरंग बनाने के लिए अब स्किल्ड वो चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए, दूसरे लोग चाहिए, उसके एक अपने मानक हैं कि इतना जिसका वो होगा, अकाउंट होगा, या जितना इसका जो कार्यानुभव होगा, उस अनुभव के हिसाब से उसको काम दिया जाएगा। बड़ा काम है। लेकिन इसी में सोचो ना, कभी सोचा था सीमा बहन कि इस उत्तराखंड के पहाड़ पे रेल चढ़ेगी? कभी सोचा था? बातें बहुत कही गई, लेकिन मैंने तो नहीं सोचा था भाई। और उस सोच को साकार करने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया है। कितनी बड़ी बात है। और देखिए, मैं जो इसका सकारात्मक पक्ष देखता हूँ, जी। हमारे इन 4 धामों की को भव्य और दिव्य बनाने के लिए हर स्तर पे काम होता है। जहाँ ट्रेन की संभावनाओं को खोजा जाता है, जहाँ ऑल वेदर रोड की संभावनाओं को खोजा जा रहा है, उस पे काम होता है। वहीं रोपवे के इस क्षेत्र में भी काम होता है। यानी कि आस्थावान व्यक्ति वो किसी भी माध्यम से, वो सड़क से पहुंचे, रेल से पहुंचे, एयर टैक्सी से पहुंचे, रोपवे से पहुंचे, ज़रूर पहुँचे। पर वो पहुंचे, उसकी आस्था का उसका पूरा पूरा सम्मान होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। तो अ, मुझे लगता है कि इतने बड़े विजन को हमको सराहना चाहिए। ये उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ा काम हो रहा सर ये बात तो आपने बहुत सही कही है कि आस्थावान व्यक्ति कुछ भी करके उस जगह पे पहुँचना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं ये बात भी आई है कि जो स्किल वाले इंजीनियर्स हैं उनके पास से काम जाना चाहिए। तो कहीं न कहीं ये बात तो ज़रूर होती है ना कि उत्तराखंड में ऐसे लोग नहीं हैं। है। नहीं, अभी-अभी मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, अभी की है हुँ। कि 10 करोड़ तक के काम उत्तराखंड के लोगों को मिलेंगे। इस ओर एक बड़ी पहल है। और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, देखिए, मैं आपको बताऊँ जी। कि अभी आपने मोहंड की सुरंग देखी? हुँ। देखी है? जब काम चल रहा था सिर्फ़। देखी है ना? हुँ। किसने बनाई? उत्तराखंड के ठेकेदार ने बनाई, उत्तराखंड की कंपनी ने बनाई। और ऐसी एक नहीं, बीसियों सुरंगें उत्तराखंड की कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने बनाई। तो ये कहना बेईमानी है कि उत्तराखंड की कंपनियों को आगे नहीं आने दिया जाता। लेकिन चूंकि क्या रहता है कि ये सब चीजें इतनी संवेदनशील है कि अभी हमने सिलक्यारा देखा ना, हुँ। देखा ना, तो ये चीजें इतनी संवेदनशील हैं कि इसमें स्किल्ड ठेकेदार होना चाहिए, स्किल्ड कंपनियां होनी चाहिए। और हमारे यहाँ जो स्किल्ड कंपनियां हैं, जिनका कार्यानुभव अच्छा है, वो काम कर रहे हैं भाई, खूब कर रहे हैं। अ,
सर, इसमें 2 बातें आई हैं। अभी सिलक्यारा वाली बात पे भी मैं आऊँगी, उससे पहले मैं ऑल वेदर की बात करती हूँ। ऑल वेदर की बात जब हुई है और लगातार काम चल रहा है, हम खुद देखते हैं कि जहाँ अ, ये जो श्रीनगर वाला जो रूट है, इसमें जहाँ पहले इतना समय लगता था, वहाँ पे अब सरपट गाड़ियाँ दौड़ती हैं, बहुत कम समय में पहुँचा जा सकता है। ऑल वेदर के नाम पे लगातार रोडों पे पैसा लगता है, कटान होते हैं, कई सारी व्यवस्थाएँ की जाती हैं। लेकिन हर वेदर में ही यहाँ पहाड़ टूटते हैं, फिर रोड खराब होती है, फिर वहाँ पे पैसा लगाया जाता है। तो ये लगातार अब ये नहीं लगता कि बस नुकसान ही हुआ जा रहा है, तो कहाँ से कुछ विकास हो रहा है, कहाँ से समय बच रहा है? आपको क्या लगता है उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र है या पूरी शिवालिक बेल्ट है? जी। कहीं कहीं पर कच्चे पहाड़ निकल कर दिखाई देते हैं। हमारे यहाँ आपदा होती है, अभी मानसून आएगा, कई जगह भूस्खलन की घटनाएं होंगी, कहीं पर बिजली गिरने गिरने की घटनाएं होंगी, जी। कहीं पर बादल फटने की घटनाएं होती हैं। तो क्या हम विकास रोक दें? क्या अपने पैर रोक दें? हुँ। नहीं। इन्हीं सब प्राकृतिक विभीषिकाओं से, इन्हीं इन्हीं सब प्राकृतिक प्रश्नों से जूझते हुए सरकार आगे बढ़ती है, बेहतर करने का प्रयास करती है और बेहतर करते हुए उन सब विषयों का मुकाबला भी करती है, उन सब प्रश्नों के समाधान भी खोजती है। सर, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमारा उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र है। पर्वतीय क्षेत्र वाक़ई में मैं खुद पहाड़ से आती हूँ, गढ़वाल से आती हूँ। संवेदनशील क्षेत्र आप इसको बता रहे हैं और यहाँ पर हम रेल परियोजना लेके आ रहे हैं। सुरंग हम पहाड़ के अंदर कर रहे हैं। तो इसको कैसे हमारा पहाड़ सह पाएगा? सहेगा, उसके लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, उसके लिए बहुत अच्छे इंजीनियर्स उस पर काम कर रहे हैं, ताकि इस प्रकार की परियोजनाओं से जो संभावित खतरे हैं उनको किस प्रकार से मिनिमाइज किया जाए, कम किया जाए, उन सब बातों की व्यवस्थाएं परियोजना के प्रारूप में रहती हैं। सर, अगर हम विपक्ष की बात करें, क्योंकि विपक्ष तो हर बात पे सवाल उठाना ही विपक्ष का काम है। एक बात ये भी आती है, जब केदारनाथ में रोपवे की बात शुरू हुई, तो कुछ समय पहले यहाँ पर कांग्रेस की प्रवक्ता आई थी, गरिमा दसौनी जी, तो उन्होंने ये बात भी कही कि बीजेपी जो है, बिना भूवैज्ञानिकों के ऐसे प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ा रही है। कि यहाँ ना तो वो किसी तरह की जाँच करती है, ना किसी तरह की पड़ताल करती है और ऐसे क्षेत्र में रोपवे लगा रही है, जहाँ पर आपदा आने का कोई समय नहीं है कि कभी भी वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ऐसी जगह पे रोपवे लग रहा है। तो इस चीज़ों को आप क्या देखते हैं, किस तरह देखते हैं? नहीं, ये गरिमा मेहरा दोसानी कोई भूवैज्ञानिक है क्या? या वो रोपवे का विरोध कर रही हैं क्या? आखिर वो कहना क्या चाह रही है? यहीं पर दिक्कत आती है। शायद उस बहन को ज्ञान नहीं है कि जब भी किसी प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया जाता है, उसकी पूरी डीपीआर बनाई जाती है, उसमें इन सारी विषयों का अध्ययन रहता है। कोई छोटी सी बिल्डिंग भी बनेगी ना, उसका भी जियोलॉजिकल सर्वे किया करवाया जाता है। तो रोपवे बनेगा, बहुत धूमधाम से बनेगा और लाखों लाख यात्री उस रोपवे के माध्यम से भगवान त्रिकालदर्शी बाबा केदारनाथ के भव्य दिव्य दर्शन करेंगे। बिल्कुल सर, और उत्तराखंड से होने के नाते ये तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम प्रत्येक आस्थावान व्यक्ति को बाबा के धाम तक पहुँचा पाएँ। सर, जहाँ बात आती है संगठन की, बीजेपी की, तो कुछ सवाल ऐसे हैं जो जनता लगातार कमेंट में हमसे पूछती रहती है जब भी कोई बीजेपी से जुड़ा हुआ व्यक्ति यहाँ पर आता है। सवाल ये है कि जब बीजेपी इतना बड़ा संगठन है, इतनी बड़ी पार्टी है, तो क्यों कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर बीजेपी काम नहीं कर पाई? अगर बात होती है ऋषिकेश में घटित उस घटना की, जो हत्याकांड हुआ था जिसमें श्रीनगर की एक बेटी ने अपनी जान दी, अंकिता भंडारी। उस मुद्दे को इतना लंबा समय हो चुका है, लेकिन उसमें अभी तक क्यों नहीं ये बताया जाता है या बीजेपी क्यों नहीं इतना प्रेशर बना रही है कि वीआईपी का नाम जो है जग जाहिर हो पाए? आपको जानकारी है कि जिस बहन अंकिता भंडारी को हमने खोया है, हमारी गढ़वाल की बेटी,
उसके दोषियों को सही सजा मिले, उन दोषियों को बराबर का दंड मिले, दोष किया है। उसके लिए लगातार और लगातार सरकार की तरफ से बहुत सारे प्रयास किए गए। और यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि अब यह सारा विषय कोर्ट में सब जुडिस है। कोर्ट में उसकी लगातार सुनवाइयां चल रही, लगातार गवाहियां हो रही। एक अनावश्यक का नैरेटिव खड़ा करने का काम, कहते हैं ना, एक झूठ को 100 बार बोलोगे तो सच लगने लगता है। तो मुझे लगता है कि सीमा बहन, तुम भी जो है उस झूठ का शिकार हो रही हो सर, कि हमारा कोई, काम है जनता के सवालों को उठाना। ठीक बात है, जी। लेकिन मीडिया का, मीडिया तो वो कसौटी है, मीडिया तो वो तराजू है जो जो सच और झूठ के बारीक फासले को उसमें अंतर करने का काम करता है। ये सब बातें जो कह रहे हैं वो कोर्ट में जाए ना। कोर्ट तो हमारी स्वायत्तशासी कोर्ट है, सरकारों के खिलाफ भी निर्णय देती है। अगर ऐसा कोई है तो मैं कहता हूं कोर्ट जाना चाहिए। जिनके पास उससे संबंधित सबूत हैं उनको कोर्ट जाना चाहिए। भाई, आप कोर्ट जाइए। सरकार ने, सरकार की एजेंसियों ने उसमें जो जांच की, उस जांच में तो ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कुछ लोगों को लगता है तो उनको कोर्ट में जाकर इस बात को रखना चाहिए। और हमारे यहाँ तो देखिए, अगर आपके यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आपको न्याय नहीं मिलता है तो उसके लिए उसके बाद हाई कोर्ट की व्यवस्था है। हाई कोर्ट से न्याय नहीं मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम व्यवस्था है। कोर्ट। हमारे यहाँ तो न्याय की इतनी सुंदर व्यवस्थाएं हैं। और आप कह रही हैं कि सरकार और पार्टी दबाव क्यों नहीं बनाती? अब हम कोर्टों पे दबाव बनाएं क्या? या कोर्टों पे कोई दबाव बना सकता है क्या? या बनाना चाहिए क्या? नहीं, फिजूल की बात है। तो मतलब अगर ये कहना मतलब गलत नहीं होगा कि सोशल मीडिया में बातों को सिर्फ उछाला जाता है। आपको क्या लगता है कि आज जो सोशल मीडिया का स्वरूप देखने को आ रहा है, मुझे लगता है कि उन सब परेशानियों से, उन सब बातों से एक बहन के रूप में, एक सामाजिक प्राणी के रूप में, एक जिस सिविल सोसाइटी के हम पार्ट हैं उसके रूप में, ये हमको चिंतित कर रही है कि नहीं कर रही है? बिल्कुल। जिस तरह का स्वरूप उसमें देखने को आता है। और सोशल मीडिया के इस प्रभाव से मुझे तो कभी कभी बड़ा अफसोस होता है कि हमारे बच्चे किस तरफ जा रहे हैं। हम्म। जब मैं एक घटना सुनता हूँ कि वो ऋषिकेश में रील्स बनाने के चक्कर में एक छोटी सी बच्ची बह जाती है, हम्म। रील्स बनाने के चक्कर में कोई पहाड़ से नीचे की तरफ चला जाता है, अपनी सुरक्षा का भी ख्याल नहीं, सामाजिक सुरक्षा का भी ख्याल नहीं है। हम सामाजिक ताने बाने को कितना खराब कर रहे हैं, सामाजिक व्यवहार कितना खराब हो रहा है। तो इसलिए, इसीलिए मनुष्य को ईश्वर ने इतनी सुंदर कृति बनाया है कि भाई किसी भी बात की कसौटी को आप अपने दिल और दिमाग से परखने का काम कीजिए। बिल्कुल सही बात है। और अब तो सोशल मीडिया पे इतने ज्यादा स्कैम भी आ चुके हैं हम्म, कि आए दिन हर कोई उन जाल में फंसता है और फिर रोता फिरता है कि ये हो गया है, वो हो गया है। खैर सर, हम संगठन की बात पर वापस आते हैं। अ, सर, इतने ज्यादा सक्रिय नेता हैं, इतने ज्यादा कुशल सकुशल विधायक हैं, इतने ज्यादा बीजेपी के पास अगर मैं कहूँ तो नेताओं की कमी नहीं है, अच्छे नेताओं की भी कमी नहीं है। तो सवाल ये है कि कैबिनेट की कुर्सियां अभी तक क्यों खाली हैं? देखिए, वैसे तो यह विशेषाधिकार तो मुख्यमंत्री जी का रहता है कि वो कैबिनेट को, उसमें नए सदस्यों की कब शपथ होगी, कब वो स्थान भरे जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इस प्रकार से उत्तराखंड में विकास के नए नए संकल्पों को लेकर
सरकार आगे बढ़ रही है और देश के वर्तमान वातावरण को भी देखते हुए मुझे लगता है जब सही समय होगा और बहुत शीघ्र ही इन सब विषयों पर निर्णय हम सबके सामने आएगा। सर, विषयों की बात आती है, देश के वातावरण की बात आती है। देश में भी एक घटना घटित हुई है पहलगाम की, जहाँ पर धर्म पूछकर गोली मार दी गई। एक सवाल ये भी उठता है कि जो आतंकवाद है, आतंकवाद को तो ख़ैर हम कैसे ही उसको, उस घटना को हम कैसे ही विवरण दें, हम खुद स्तब्ध हैं उस घटना पर। तो मैं जानना चाहूँगी आपसे कि किस तरह से इस पूरे माहौल को आप देखते हैं? देखिए बहन, पहलगाम की घटना ने हर हिंदुस्तानी को व्यथित करने का काम किया। हुँ, हर हिंदुस्तानी, हर भारतीय क्षुब्ध भी है जी। कि आखिर इन 70 सालों में कश्मीर में एक नए रूप में दिखाई दे रहा था। कश्मीर की फिजा बदली हुई थी। कश्मीर में लगातार फुटफॉल बढ़ रहा था। पर्यटक स्थल आबाद हो रहे थे। कश्मीर अपनी पुरानी रंगत में आ रहा था और इस प्रकार की घटना ने हमारे कदमों को रोकने का काम किया है। हुँ, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उसका जवाब मिलेगा और बहुत कड़ा जवाब दिया जाएगा। लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूँ, इन 70 सालों में माँ भारती के ऊपर हुँ, जिस प्रकार से कश्मीर का यह प्रश्न एक, एक घातक रूप से सीना छलनी करने वाला प्रश्न बन रहा है। आखिर कौन लोग हैं, कौन लोग हैं, कौन नेतृत्व था, इसकी नीतियों के कारण आज कश्मीर, माँ भारती की मुकुटमणि इतनी खून से सनी भी दिखाई देती है। कौन लोग हैं, किनकी नीतियां जिम्मेदार हैं? तो विभाजन के बाद से टू नेशन थ्योरी के जितने बहुत बड़े बड़े जो अलंबरदार थे, पंडित नेहरू से लेकर, और ये पूरा कांग्रेसी कुनबा, यह जिम्मेदार है। देश के अंदर एक संप्रदाय की तुष्टिकरण की नीतियां जिम्मेदार है। कश्मीरी पंडितों का किस प्रकार से पलायन वहां से, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया गया, वो जिम्मेदार है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश के लोग कांग्रेस के पापों को भोग रहे हैं। जो कांग्रेस के 70 साल के पाप है ना, इन पापों को, इनके समाधान निकालने का, हम ये पाप कैसे दूर होंगे, इन प्रश्नों को हल करने का काम कर रहे हैं और हम बेहतर तरीके से हल करने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इन सारे प्रश्नों का समाधान होगा। सर, हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के पाप हैं, लेकिन कांग्रेस तो ये बात कहती है कि जब तक उनकी सरकार थी, तब तक हिंदू मुसलमान सब एक साथ मिलकर रहते थे। भाईचारा वाला जो बात होती है, लेकिन जब से बीजेपी आई है, बीजेपी ने हिंदू मुसलमान 2 चीज़ों में बाँट दिया है। जहाँ वोटों की बात आती है तो वहाँ पर सनातन बोल दो या फिर जय श्री राम बोल दो, वहाँ पर वोट मिल जाते हैं। या फिर मुसलमानों को जिस तरीके से एक अलग नज़र से देखा जा रहा है, इस तरह की बातें जो हैं कांग्रेस कहती है कि, और दूसरी बात ये, कांग्रेस जो लगातार हम कह रहे हैं कि उनके पाप है, तो कांग्रेस तो लगातार ये कह रही है कि बीजेपी ने हिंदू मुसलमान को बांटा है। अभी तक नहीं तो हम तो भाईचारे से रह रहे थे। कश्मीरी पंडितों का पलायन बीजेपी के समय हुआ था, ये प्रश्न नहीं पूछा आपने उनसे? धारा 370 एक विशेष राज्य का दर्जा किसने दिया था? आतंकवादियों के पनाहगार कौन बने हुए थे? तमाम हुर्रियत के नेता बड़ी बड़ी सिक्योरिटी में, बड़ी बड़ी सुविधाओं में लेकर, किसके शासन में ये सब कुछ हुआ?
कश्मीर लहूलुहान किसके समय में हुआ? और मैं तो उस यात्रा का साक्षी हूं, जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, डॉक्टर मुरलीधर जोशी जी के नेतृत्व में हमने एकता यात्रा निकाली थी और हमने संकल्प किया था कि हम लाल किले के लाल चौक पर झंडा फहराएंगे। नरेंद्र भाई उस पूरी यात्रा के आर्किटेक्ट थे, पूरी यात्रा के आर्किटेक्ट थे। ये कांग्रेस हम पे सवाल खड़े करती है। जम्मू कश्मीर के अंदर देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को, देश का राष्ट्रीय एकता और अखंडता के स्वरूप को कायम रखने के लिए अगर आजादी के बाद अगर पहली कोई शहादत हुई, पहला कोई बलिदान हुआ, तो हमारे भारतीय जनसंघ के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी का हुआ, जिन्होंने इस संकल्प के साथ जम्मू कश्मीर कूच किया था कि इस देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। क्यों चलेंगे? यह भारत एक है, पूरे देश का प्रधानमंत्री एक होगा और जम्मू का अलग होगा क्या? पूरे भारत का विधान एक होगा, जम्मू का अलग होगा क्या? क्यों होगा? इस संकल्प के साथ चलने वाली पार्टी, इस विचार के साथ चलने वाली पार्टी, और कांग्रेस हम पे इल्जाम लगाती है। मैंने इसलिए कहा ना कि यह देश कांग्रेस के 70 सालों के पापों को ढो रहा है, उस गंदगी को साफ करने में लगे, बहुत कुछ साफ कर चुके हैं। और विश्वास करना चाहिए देश के प्रत्येक हिंदुस्तानी को इस नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में। 500 साल के प्रश्न को हमने अयोध्या में हल करने का काम किया, तो 70 साल के इस प्रश्न को भी नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हल करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ऐसा आश्वस्ति, ऐसा विश्वास हम सबको होना चाहिए। बिल्कुल सर। और वाकई में अगर देखा जाए 2014 के बाद से हिंदुत्व जितनी तेजी से बढ़ा है, सनातन धर्म जिस तेजी से बढ़ा है, वो शायद उतना पहले नहीं था। एक सवाल ये भी है सर मेरा कि अगर हम, ये जो लाइन आपने कही ना जी सर, कि सनातन जिस तेजी से बढ़ा है, हिंदुत्व जिस तेजी से बढ़ा है, मैं इसको दूसरे नजरिए से देखता हूँ। नजरिया ये है कि नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हमको यह सीखने का अवसर मिला, यह जानने का अवसर मिला कि हमको अपनी विरासतों पर कैसा गौरव होना चाहिए, कैसा गर्व होना चाहिए जी। और जो पीढ़ी अपनी विरासत पर गर्व नहीं करती है, उसका भविष्य उज्जवल नहीं होता। और इस हिंदुस्तान की, इस भारत की विरासत, यह रामकृष्णी विरासत है, यह गंगा जमुनी विरासत है। तो मैं जब गंगा जमुनी विरासत कहता हूं, जब मैं भगवान राम के प्रति आस्थावान होता हूं, तो वही मैं देश के महान वैज्ञानिक, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे कलाम के प्रति भी नतमस्तक होता हूं। मैं जब भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह के प्रति नतमस्तक होता हूं, तो वही मैं अशफाक उल्ला खां के प्रति भी नतमस्तक होता हूं। जहां मैं सैम मानेकशॉ के प्रति नतमस्तक होता हूं, तो मैं वीर अब्दुल हमीद के प्रति भी नतमस्तक होता हूं। यह भारत के गौरव है। तो भारत की प्राचीन विरासत का संरक्षण, हमारे गौरवशाली परंपराओं का संरक्षण, हमारे गौरवशाली मूल्यों का संरक्षण, इस दृष्टि से विषयों को देखना चाहिए। बिल्कुल सर। किसी भी बात को देखने के लिए नजरिया एक ही नहीं अपनाना चाहिए। जब तक हम उसको अलग नजरिए से नहीं देखेंगे, तब तक चीजें सही से समझ में नहीं आती हैं। खैर सर, ये बात तो रही देश की, पूरे देश में हिंदुत्व की। अगर हम बात उत्तराखंड की करें, उत्तराखंड में अभी एक बहुत बड़ा कानून जो है लागू हुआ है, वो है यूसीसी। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप यूसीसी को किस तरह से देखते हैं? देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी और उसका जो पूर्ववर्ती दल है भारतीय जनसंघ के समय में हम कुछ राष्ट्रीय विचारों को लेकर आगे अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया था। तो हमने कहा था कि जब जब हम कहते हैं कि भाई एक देश में एक विधान होना चाहिए, एक सब निशान होना चाहिए, तो वैसे ही हम कहते हैं समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, देश संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। तो उत्तराखंड ने पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमने वो पहला राज्य बनने का गौरव हासिल किया जिसने अपने राज्य में समान नागरिक संहिता के
वो लागू करने का काम किया। अब देखिए, देश की आधी आबादी कौन है? महिला है। महिला है। जी। और क्या उनको पूरा कानून है? नहीं। तो पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की आधी आबादी को पूरा कानून देने का काम किया। मेरी बेटियों को भी हक होगा संपत्ति में, पहले था क्या? मेरी बेटियों को भी हक होगा। मेरी जो बहनें हैं, मुस्लिम बहनें, अकलियत में रहने वाली जो बहनें, जो वहां की सामाजिक बुराइयों की शिकार है, 3 तलाक जैसे विषयों पर, जो बेचारी जो है उसे पता नहीं कि मेरे साथ आज क्या होना है और कल क्या होना है और उसके बाद मेरे जीवन का क्या होना है। अगर उसके लिए यूसीसी जैसा कानून, 3 तलाक जैसे कानून, अगर उस बहन को सहारा देने के लिए आगे आते हैं, इसमें क्या बुराई है? तो इसलिए जो है यह कानून बहुत व्यापक दृष्टि से, व्यापक विचार विमर्श से और लाखों लाख लोगों के जन सुझावों से बना हुआ कानून है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस कानून के व्यापक प्रभाव हम सबको देखने को मिलेंगे। सर, व्यापक प्रभाव के साथ साथ इसका विरोध भी काफी देखने को मिला है। विरोध में एक बात बड़ी तेजी से कही गई है, वो है लिव इन रिलेशनशिप का। कि हम बात ये रखी जाती है, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वो बाकी दल हो, जो लगातार इसके विरोध में है। विरोध इस बात का कर रहे हैं कि हमारी संस्कृति में कहीं भी लिव इन को नहीं कहा गया है, नहीं रखा गया है। तो सरकार तो इसको खुली छूट दे रही है कि आप लिव इन में रहिए। एक तरफ हम बात करते हैं लव जिहाद की, और एक तरफ हम ही छूट दे रहे हैं, हम ही संरक्षण दे रहे हैं लिव इन में। यही गलत नजरिया है, यही देखने का खराब नजरिया है। पहले लिव इन में जो लोग रहा करते थे, जी। एक लड़का लड़की कहीं लिव इन में रह रहे हैं, ना लड़के के माँ बाप को पता और ना लड़की के माँ बाप को पता, रह रहे हैं, रह रहे हैं। कई सालों बाद जब कोई घटना घटती है, जब उनके आपस के द्वंद्व निकल कर आते हैं, तब जाकर माँ बाप ऐसी अवस्था में और ऐसी परिस्थिति में वह बच्चे उनको मिलते हैं जब सिर पीटने के अलावा कुछ नहीं होता, हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं होता, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि हमारे बच्चे कहाँ रहे, किस अवस्था में रह रहे हैं, किस व्यवस्था में रह रहे हैं, पता ही नहीं है। तो कभी कभी अपराध को रोकने के लिए भी कानून बनाए जाते हैं। अब व्यवस्था बना दी कि जो लिव इन रिलेशनशिप पे रहेगा उसको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, उसके माँ बाप को उसकी इंफॉर्मेशन जानी जरूरी है। तो क्या लगता है आपको, क्या गलत किया? अब संस्कृति तो हमारी दहेज लेने की भी नहीं थी, कानून बनाना पड़ा ना भाई। हत्या की है क्या? हत्या के लिए भी तो कानून बने हुए, सही बात, बने हैं ना। समाज में अलग अलग प्रकार के जो अपराध बढ़ते हैं, उन अपराधों को मिनिमाइज करने के लिए, रोकने के लिए कानून बनाए जाते हैं। और मैं तो इस दृष्टि से देखता हूं कि अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है तो भाई अपने परिवार को सूचना दे, अपने परिवार की सहमति ले और फिर रजिस्ट्रेशन कराए। जिस राज्य में रहते हो, हमारे राज्य में रहते हो तो रजिस्ट्रेशन कराओ भाई, ताकि वो एक दूसरे के प्रति जवाबदेह तो बने, अकाउंटेबल तो बने। क्या लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाला जोड़ा अकाउंटेबल है बिना रजिस्ट्रेशन के? नहीं है ना। तो हमने तो अकाउंटेबल बनाया दोनों को। जब ये नीति ये कानून, ये नीति या सोच जब इतनी साफ है, तो ये क्लियरली क्यों नहीं जनता के बीच तक पहुंच पा रही है? जनता फिर इसको गलत ही तरीके से क्यों देख रही है, विरोध ही क्यों कर रही है? जनता विरोध नहीं कर रही है बहन, कुछ लोग समझना नहीं चाहते, या तो उनकी समझ नहीं है, या तो वो अपनी समझ को बड़ी करें, या जानबूझकर केवल विरोध करना। क्यों समझना चाहेंगे? उन्हें तो हंगामा खड़ा करना है, उन्हें तो अराजकता खड़ा करने में मजा है, समझना ही नहीं चाहते। लेकिन सरकार ने
बहुत ही नेक नियति से, बहुत ही खुले मन से इस कानून को बनाया है। और मैंने कहा ना कि इन कानूनों के व्यापक प्रभाव आने वाले समय पे आपको देखने को मिलेंगे। आज हमने इस उत्तराखंड में रहने वाले, चाहे कोई लड़का हो या लड़की हो, उसके माँ बापों को आश्वस्त कर दिया कि आपके बच्चे उत्तराखंड में हैं, अगर किसी भी अवस्था व्यवस्था में है तो भाई वो उनके लिए हम हमारी सरकार पूरी व्यवस्था बनाए हुए है। उसके लिए हमने उसे कानूनी एक रूप से उसको बाध्य किया। सर कानूनी बाध्य तो की जब बात आई है, कानूनी बाध्य तो बाध्य क्या, कानून तो बना पलायन रोकने के लिए भी है कि पलायन को रोका जाएगा। कानून तो नहीं, पलायन रोकने के लिए कई नीतियां बनती हैं, कई प्रायोजन किए जाते हैं कि पलायन को रोका जाएगा। लेकिन पलायन तो लगातार बढ़ता जा रहा है, गांव के गांव खाली होते जा रहे हैं, तो इसका क्या फिर? देखिए, पलायन तो अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, और मैं भी टिहरी से पलायन करके देहरादून रह रहा। तो पहले तो मेरी समझ क्या थी, क्या मुझे पलायन पे बोलना चाहिए? ये अमोली भाई भी देहरादून ही रह रहा है, इंडिया टाइम्स पॉडकास्ट के मालिक। लेकिन विषय को दूसरे प्रकार से समझना। टिहरी बांध बना, देश के विकास के लिए लाखों लोगों ने अपनी जमीन दे दी, वहां एक बहुत बड़ा रिजर्वायर बन गया, सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए। उसके कारण से वो सारे लोग, उनको उठकर अलग अलग स्थानों पर जाना पड़ा। क्या इसे पलायन की संज्ञा कहेंगे? इसे क्या कहेंगे? सर वो तो बात टिहरी की रही, लेकिन जो उसी पे आ रहा। जी। अब लोग अलग अलग प्रकार से अलग अलग प्रयोजनों के लिए पलायन करते हैं, लेकिन हमने इसका एक रूप कोरोना के टाइम पे देखा। जब पूरे देश में कोरोना जैसा एक भयावह प्रश्न हम सबके सामने खड़ा हो गया, तब लाखों लाख लोग, चाहे मुंबई था, दिल्ली था, गोरखपुर था, गाजियाबाद था, पहाड़ों की ओर चल दिए। उनकी ऑक्सीजन कम हो रही थी, बिल्कुल। और पहाड़ों में ऑक्सीजन भरपूर थी, है? थी ना? जी। उस ओर सरकार प्रयास कर रही है। जन जागृति की भी आवश्यकता है, जन सामान्य की समझ की भी आवश्यकता है। यह समझ हम सबको बढ़ानी पड़ेगी। यह केवल एक सरकार के जिम्मे का प्रश्न है, ऐसा कह के बातों को नहीं छोड़ सकते। यह प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि हमको सोचना पड़ेगा कि भाई, आखिर जो हमारी मातृभूमि है, जो हमारी जन्मभूमि है, उसके प्रति हमारे अपने कुछ दायित्व हैं, उसके प्रति हमारे कुछ कर्तव्य हैं। तो मैं तो सबको कहता हूं कि भाई, 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में आप अपने ग्राम देवता जो आपके गांव में है, एक बार उनका स्मरण करने के लिए जरूर गांव जाए। गांव में सामाजिक रूप से कुछ योगदान कर पाए तो बहुत अच्छा है। गांव के स्कूल के लिए कुछ योगदान कर पाए तो बहुत अच्छा है। गांव के पर्यावरण के लिए कुछ योगदान कर पाए तो बहुत अच्छा है। नहीं तो गांव के जो बुजुर्ग रह रहे हैं, जो हमारी थाती है, उसको ही प्रणाम करके आ जाए तो वही पूरा है। तो मुझे लगता है कि सरकार इस ओर प्रयास कर रही है। होम स्टे जैसी योजनाएं और इससे जुड़ी हुई कई प्रकार की योजनाएं, अभी सोलर में बहुत अच्छा हमारा काम हो रहा है। बहुत सारे ऐसे नई नई योजनाओं को सरकार ने आगे बढ़ाया है, जिसको मुझे लगता है कि पलायन रोकने की दृष्टि में यह आने वाले समय में बेहतर परिणाम के रूप में हमको देखने को मिलेगा। बिल्कुल। और होम स्टे जैसी जो सुविधाएं शुरू हुई हैं, कई सारे लोगों को, गांव की महिलाओं को भी रोजगार मिला है, और वो अपने घर में रह के भी अपने खेत खलिहान को देखते हुए भी 4 पैसे भी कमा पा रही है। सर एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, काफी सारी चर्चाएं हमने की, और एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये भी है कि उत्तराखंड में
अभी कुछ समय से लगातार कई रैलियां होती हैं, कई नाम ऐसे निकल के आए हैं जो एक थर्ड फ्रंट के रूप में सामने आए। चाहे वो बॉबी पंवार हो, त्रिभुवन चौहान हो, रोशन टोडोरिया हो, मोहित डिमरी हो या और भी कई नाम, जिन्होंने अगर हम बॉबी पंवार की बात करें तो जिन्होंने निर्दलीय होकर संसद के लिए लड़े। त्रिभुवन चौहान की बात करें तो निर्दलीय रूप से केदारनाथ में लड़े और काफी वोट भी इन्होंने लिए। तो इनको आप किस तरीके से देखते हैं? मेरी उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो उत्तराखंड में क्या लगता है वाकई में जिस तरीके से अभी का माहौल चल रहा है, हाल फिलहाल में यूकेडी की जो कुछ नेता थे उनको भी जब जेल में डाला गया तो एक काफी बड़ा जन सैलाब जो है उमड़ कर आया उन लोगों की रिहाई के लिए। आशीष नेकी यूकेडी के युवा अध्यक्ष जो है उनके लिए तो एक बयार ये भी चली है कि एक अलग ऑप्शन देखने की बात आती है। तो इन सब चीजों को किस तरीके से देखते हैं? मैंने प्रश्न के आपके इस पॉडकास्ट के शुरुआत में क्या बात कही? मैंने एक ही बात कही कि उत्तराखंड का के मूल स्वभाव से, उत्तराखंड की मूल प्रकृति से, उत्तराखंड के मूल प्रश्नों से, उत्तराखंड की मूल परंपराओं से, उत्तराखंड के मूल संस्कारों से अगर कोई राष्ट्रीय राजनीतिक दल सबसे निकट है, जिससे उसका बहुत गहरा नाता है, वह भारतीय जनता पार्टी है। जब भी चुनाव समर आएगा, उत्तराखंड का मतदाता बहुत सोच विचार करके अपना मतदान करता है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होता है, क्योंकि वो यह भी देखता है कि जिस राष्ट्रीय राजनीतिक दल को मतदान कर रहे हैं उसका नेतृत्व कैसा है, उसकी राष्ट्रीय सोच कैसी है, उसके राष्ट्रीय विचार कैसे हैं। हम इंटरनेशनल सीमाओं से घिरा हुआ प्रदेश है, उसे सीमाओं का भी ख्याल है, उसको अपना भी ख्याल है। छोटे छोटे दल कितनी प्रकार से चीजों को व्यवस्थित कर पाएंगे, राज्य को व्यवस्थित कर पाएंगे, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह रहता है। इसलिए उत्तराखंड का स्वभाव हमेशा राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के साथ रहता है। 2027 के जो अब चुनाव हैं उनमें किस तरह की रणनीति रहने वाली है? क्या क्या कुछ बड़ी चीजें और होने वाली है? देखिए, हम तो 24/7 काम करने वाले दल हैं। संगठनात्मक रूप से हमारे लगातार कार्यक्रम चलते रहते हैं। कुछ राजनीतिक कार्यक्रम रहते हैं, कुछ सामाजिक कार्यक्रम रहते हैं। मानसून का सीजन आने वाला है, एक पेड़ माँ के नाम की गतिविधियां और बढ़ेंगी। लाखों करोड़ों पेड़ों को अपनी माँ के नाम से लगाने का संकल्प, उसको फिर दोहराया जाएगा। अभी पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अभिनव पहल कर रही है। जगह जगह विचार गोष्ठियां हो रही हैं, कुछ भारतीय जनता पार्टी के बैनर पे हो रही हैं, कुछ एनजीओ के बैनर पर हो रही हैं, कुछ सामाजिक बैनरों पे हो रही हैं। कि आखिर 1960 के 64 के बाद यह देश एक राष्ट्र एक चुनाव के संकल्पों को भूल गया था। इस भूल के पीछे भी कांग्रेस के द्वारा लगाया गए 90 बार राष्ट्रपति चुनाव, राष्ट्रपति शासन के कारण यह देश पे आचार संहिता का बोझ, इस देश पे पैसों का इतना बड़ा बोझ, सब कांग्रेस की देन है। तो हम एक राष्ट्र एक चुनाव के संकल्प को भी आगे बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर बाबा राव भीमराव अंबेडकर जी के संकल्पों को आगे बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं। उनके 14 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक के पखवाड़े को हमने जगह जगह रक्तदान के कार्यक्रम, विचार गोष्ठी के कार्यक्रम, विचारात्मक कार्यक्रम, इन कार्यक्रमों की दृष्टि से हम कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर 2027 के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है और एक अच्छे बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी फिर तीसरी बार सरकार बनाएगी। सर, पार्टी की बात आई है और पार्टी जिस तरह से रवैया है उस तरह से लगता भी है कि 2027 में एक दमदार तरीके से पार्टी आएगी और अपना जो बहुमत है उसके साथ पार्टी वापस आएगी।
सर इस कार्यक्रम में काफ़ी सारी चर्चाएँ हमने की हैं और उम्मीद करती हूँ कि जब 27 में फिर से सरकार आए तो हमारी ये चर्चाएँ फिर से होंगी और मुद्दों के ऊपर और विषयों के ऊपर। सर आपका मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए और उन मुद्दों पे बात करने के लिए, उन बातों को क्लियर करने के लिए जो जनता के मन में एक असमंजस की स्थिति बना देती है, उनको कन्फ्यूज़ करके रखती है कि वाक़ई में देखना क्या है और समझना क्या है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आगे ज़रूर फिर से मुलाकात होगी और सारे मुद्दों पे भी आपसे ज़रूर बात होगी। एक बार पुनः इंडिया टाइम्स ग्रुप के सभी पूरे परिवार को मेरी ओर से और ढेर सारी शुभकामनाएं। जी, धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो दर्शकों आज की इस पॉडकास्ट में हमने कई सारी चर्चाएं उन बातों पर जो आपके मन में सवाल उठते थे लेकिन उन सवालों के ऊपर बात नहीं हो पाती थी। ऐसे ही आपके और सवालों के ऊपर भी बात जरूर होगी। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हाँ, ITG टॉक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।